यहाँ हम इस बात की रोचक झलक प्रस्तुत कर रहे हैं कि अंग्रेज पहली बार भारतीय क्षेत्र में कब और क्यों आए थे। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई थी। यह हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से मसालों के व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। इसके अलावा वे रेशम, कपास, नील, चाय और अफीम का भी व्यापार करते थे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा के कालीकट आगमन से यूरोप से पूर्वी एशिया तक का समुद्री मार्ग खुल गया था। इसके बाद भारत यूरोप के व्यापार के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और स्पाइस द्वीप समूह के व्यापार एकाधिकार को हथियाने की यूरोपीय महत्वाकांक्षा का दायरा भी व्यापक हो गया, जिसके कारण कई नौसैनिक युद्ध हुए। ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए की थी। इन संयुक्त स्टॉक कंपनियों के शेयर मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों और अभिजात वर्ग के स्वामित्व में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेज मसालों की तलाश में व्यापारी के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में आए। आधुनिक युग से पहले यूरोप में मांस को संरक्षित करने का प्राथमिक तरीका मसाले थे। फिर अधिक आधुनिक और प्रभावी हथियार होने के कारण उपमहाद्वीप को बंदूक की नोक पर साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। यह कहना अधिक सटीक होता। ब्रिटिश साम्राज्य मूलतः उन क्षेत्रों से बना था जिन पर बलपूर्वक कब्जा किया जाता था और बंदूक की नोक पर शासन किया जाता था। अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से 24 अगस्त 1608 ही को सूरत के बंदरगाह पर भारतीय उपमहाद्वीप में उतरे, लेकिन 7 वर्ष बाद अंग्रेजों को सर थॉमस रो, जेम्स प्रथम के राजदूत के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का शाही आदेश अर्थात फरमान मिला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मसूलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार की अनुमति मिली। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और समय के साथ उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक कार्यों का व्यापक विस्तार देखा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अनेक व्यापारिक चौकियां स्थापित की गईं तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 3 प्रेसिडेंसी शहरों के आसपास काफी संख्या में अंग्रेजी समुदाय विकसित हुए। वे मुख्यतः रेशम, नील रंग, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। 20 वर्ष बाद कंपनी ने कोलकाता में एक कारखाना स्थापित करके भारत के पूर्वी भाग में अपनी उपस्थिति फैलाई। अपने व्यापारिक संगठन के दौरान ब्रिटिश ने महसूस किया कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप वास्तव में प्रांतीय राज्यों के अधीन फैला हुआ था। इसलिए उन्होंने सभी संसाधनों को केंद्रित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कंपनी ने अपने भाग्य का उदय देखा तथा एक व्यापारिक उद्यम से एक शासकीय उद्यम में परिवर्तन देखा, जब इसके एक सैन्य अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया। इस बीच ब्रिटिश और फ्रांस के बीच भारत में एकाधिकार को लेकर कई युद्ध हुए, जिसके बाद पेरिस की संधि के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश राज का उदय हुआ। अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया और इसे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता है।